हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गजकेसरी बायो क्लासेस में। और मैं नितिन आज आपको पढ़ाऊँगा सेकंड लेसन। शुरू करते हैं। सेकंड लेसन पढ़ाऊँगा। सेकंड लेसन में जो मैंने आपको अब तक पढ़ा दिया था परागकण के बारे में कि लघु बीजाणु की संरचना कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और इसके बाद लघु युग्मक जनन का डेवलपमेंट बताया था। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे होता है। तो लघु बीजाणु या परागकण जो होता है उसी से ही नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। और किस प्रकार होता है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें दो पोर्शन होते हैं। एक होता है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, जो पॉलिनेशन या परागकण से पहले की क्रिया होती है, जिसमें पॉलिन ग्रेन्स डेवलपमेंट के अंदर डेवलपमेंट होता है, लेकिन पॉलिनेशन से पहले तो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहलाता है। दूसरा होता है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, अर्थात परागकण की क्रिया जब हो जाती है उसके बाद उसमें पॉलिनेशन की जो उसमें डेवलपमेंट होता है पॉलिन ग्रेन के अंदर, और उसको हम पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहते हैं। तो दो प्रकार का डेवलपमेंट होता है, एक परागकण से पहले और एक परागकण के बाद। परागकण से पहले वाले को प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहते हैं और बाद वाले को पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मक का निर्माण किससे होता है? पॉलिन ग्रेन से होता है। तो जो गैमेटोफाइट है उसका, मेल गैमेटोफाइट जो है उसकी पहली संरचना होती है कौन सी होती है? पॉलिन ग्रेन्स। पॉलिन ग्रेन्स इसकी प्रथम संरचना होती है, नर युग्मक की प्रथम संरचना है। पॉलिन ग्रेन्स जो था, परागकण जो होता है उसको दूसरा नाम क्या था? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु जो होता है वो प्रथम संरचना होती है मेल गैमेटोफाइट की, नर युग्मकोद्भिद की पहली संरचना होती है, जिसके डेवलपमेंट के फलस्वरूप ही मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो कैसा होता है? अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। अगुणित और हैप्लॉइड होता है। और ये किससे बनता है? अर्धसूत्री विभाजन से। जो भी हैप्लॉइड संरचनाएं होती हैं वो हमेशा अर्धसूत्री विभाजन से, मियोसिस के द्वारा ही डेवलप्ड होती हैं, मियोसिस के द्वारा ही बनती हैं। पॉलन सैक के अंदर ही इसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। किसका? मेल गैमेटोफाइट का। मेल गैमेटोफाइट का निर्माण पॉलन सैक के अंदर ही शुरू हो जाता है। पॉलन सैक के अंदर क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। और पॉलन ग्रेन्स का स्टार्टिंग हो जाती है मेल गैमेटोफाइट बनने की, वहाँ से स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। इसमें क्या क्या होता है? जो पॉलन सैक है उसके अंदर इसका डेवलपमेंट होता है। प्री पॉलिनेशन वाली जो क्रिया है वो पॉलन सैक के अंदर ही डेवलपमेंट की क्रिया शुरू हो जाती है। न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू। न्यूक्लियस जो होते हैं दो में डेवलपमेंट, जैसे कि नीचे डायग्राम में दिखा रहे हैं कि पॉलिन ग्रेन्स है। ये क्या है? पॉलिन ग्रेन्स है। जो पॉलिन ग्रेन्स, इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो सेल्स में बढ़ जाता है, दो न्यूक्लियस में बढ़ जाता है। एक तो होती है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या होता है? ट्यूब न्यूक्लियस। और जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो तो जनरेटिव होता है, सही है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस का दूसरा नाम ट्यूब न्यूक्लियस भी होता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं? कायिक केंद्रक कहते हैं। और जबकि जनरेटिव न्यूक्लियस को हिंदी में जनन केंद्रक कहते हैं। ठीक है। तो कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक, एक जनन केंद्रक होता है, एक कायिक केंद्रक होता है, या इंग्लिश में बोल सकते हैं एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। वेजिटेटिव सेल्स जो होती है वो बड़ी होती है, और जबकि न्यूक्लियस बन जाते हैं, न्यूक्लियस के बाद इसमें साइटोप्लाज्म एकत्र होने लगता है, डिवाइड होने लगता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दोनों के चारों ओर एकत्र हो जाता है। जैसे कि जनरेटिव सेल, उसके चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म एकत्र हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जनरेटिव सेल्स की चारों तरफ बहुत ही कम मात्रा में साइटोप्लाज्म एकत्र हो जाता है। जबकि अधिक मैक्सिमम जो होता है वो
किसके साथ होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस के साथ रहता है। अर्थात वेजिटेटिव जो सेल है, वेजिटेटिव जो कोशिका है वो बड़ी होती है, और जबकि छोटी सी होती है क्या चीज़, जनरेटिव सेल, जनन केंद्रक, जनन कोशिका छोटी सी होती है। और जनन कोशिका जो वाल है, पॉलन की जो वाल है उसके समीप एकत्र हो जाती है, के समीप आ जाती है। तो पहली बात कि जब इसमें डिवीजन होना शुरू होता है तब न्यूक्लियस जो है वो पॉलन वाल के पास आ जाता है, और फिर इसमें डिवीजन हो जाता है। डिवीजन के पश्चात जो वेजिटेटिव सेल है वो बड़ी होती है, और जबकि छोटी वाली जो होती है जेनेटिव सेल होती है, स्मॉल होती है, और ये न्यूक्लियस के करीब होती है। इस सेल को, किसको, जेनेटिव सेल को पॉलन वाल से अटैच न होने देने के लिए जेनेटिव सेल के चारों तरफ कैलोस की कवरिंग हो जाती है। कैलोस जो इसके चारों, कैलोस की एक वाल बन जाती है, कवरिंग हो जाती है, जैसे कि इसमें चित्र में दिखाया गया है। कैलोस की वाल बन जाती है किसके चारों तरफ, जेनेटिव सेल के चारों तरफ, जिससे कि कैलोस इसको वाल से, पॉलन वाल से चिपकने से रोकता है। ठीक है, तो यहाँ तक की ये प्रोसेस हो गई। तो ये जो क्रिया है ये सारी की सारी क्या है, जनरेशन किसके अंदर हो रहा है, ये क्रिया ये हो रही है पॉलन सेक के अंदर हो रही है, प्री पॉलिनेशन वाली क्रिया है। ठीक है, किसी पौधों में क्या होता है कि प्री पॉलिनेशन में ही परागण की क्रिया होने से पहले ही न्यूक्लियस दो, जेनेटिव न्यूक्लियस जनन केंद्रक दो मेल गैमीट में, दो नर युग्मक में डिवाइड हो जाता है। किसी में, सभी में नहीं। नॉर्मल कंडीशन क्या होती है कि जेनेटिव न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड नहीं होता है, ऐसा के ऐसे ही रहता है। अर्थात पॉलिनेशन की जो क्रिया है वो दो सेल के साथ ही होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जेनेटिव सेल होती है। इन दो सेल के साथ ही इसकी पॉलिनेशन की क्रिया होती है। नर भाग से अर्थात पुमंग से ये निकलकर फीमेल के वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। तो मेल के परागकोश से निकलकर फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचने की जो क्रिया है वो परागण की क्रिया कहलाती है, पॉलिनेशन की क्रिया कहलाती है। और पॉलिनेशन से पहले जो पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है उसमें पॉलन ग्रेन्स के अंदर केवल दो ही सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव दो ही सेल होते हैं, दो ही न्यूक्लियस होते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जेनेटिव न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस और जेनेटिव न्यूक्लियस होते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन कुछ पौधों में ऐसा होता है कि ये न्यूक्लियस जो है, जेनेटिव न्यूक्लियस जनन केंद्रक दो भागों में बट जाता है, दो न्यूक्लियस में बट जाता है। प्रत्येक न्यूक्लियस को मेल न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, मेल न्यूक्लियस में बट जाता है, जिस कारण पॉलिनेशन की जो क्रिया है उसमें पॉलन ग्रेन्स के अंदर 3 न्यूक्लियस होते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 2 मेल न्यूक्लियस। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली केवल 2 ही न्यूक्लियस होते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जेनेटिव न्यूक्लियस। इसके बाद जो होता है पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, और पॉलिनेशन की प्रोसेस के पश्चात पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें ये कहाँ पहुँच जाएंगे, स्टिग्मा पर पहुँच जाएंगे। स्त्री जननांग या पिस्टल जो था, जायांग में 3 भाग बताए थे, एक स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, स्टाइल, वर्तिका और अंडाशय ओवरी। ठीक है, 3 भाग बताए थे, जैसे कि इस वाले में दिखाया गया। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट मतलब पोस्ट पॉलिनेशन की क्रिया हो गई है। अब पॉलिनेशन की क्रिया के पश्चात क्या होता है, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में क्या क्या होता है। पहला दिया हुआ है पोलन ट्यूब कम्स आउट थ्रू जर्म पोर। पोलन ट्यूब्स कम आउट फ्रॉम द जर्म पोर। इस जो जर्म पोर था उसमें से पॉलिनेशन
जर्म ट्यूब निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे कि इस वाले डायग्राम में देखो जर्म पोल से जर्म पोल से पोलन ट्यूब निकलनी शुरू हो गई है और उसमें दोनों वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जेनेटिव न्यूक्लियस दोनों की दोनों इसके अंदर पोलन ट्यूब के अंदर आ गए हैं। पोलन ट्यूब के अंदर जो सबसे आगे होता है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, उसके ठीक पीछे जेनेटिव न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब इसमें ये दिया हुआ है कि हाँ, अब इसमें ये दिया हुआ है कि जो स्टिग्मा है, जैसे डायग्राम में नीचे दिया हुआ है कि स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं, ये आ गए पोलन ग्रेन्स, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं, तब इसमें जर्मिनेशन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसमें से पोलन ट्यूब निकलनी शुरू हो जाती है। कहाँ से निकलती है पोलन ट्यूब? जर्म पोर में से निकलती है पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो लेयर होती है, और उसको क्या कहते हैं? इंटाइन। इंटाइन कहते हैं। इंटाइन, एक्साइन तो बाहर ही रह जाती है, ऊपर ही रहती है, केवल इंटाइन अंदर से निकलती है। और इंटाइन के अंदर ही दोनों न्यूक्लियस आ जाते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जेनरेटिव न्यूक्लियस, जनन केंद्रक और कायिक केंद्र, दोनों ही इस न्यूक्लियस के पोलन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। पोलन ट्यूब की जो कवरिंग होती है वो इंटाइन की होती है, ये याद रखना, पेपर में बहुत पूछा जाता है। और जब ये पोलन ट्यूब अंदर की तरफ ग्रो करती है, स्टाइल के अंदर ग्रो करती है, बढ़ती है, तब ये इसके टिप से, इसके अग्र सिरे से दो एंजाइम्स निकलते हैं। एक तो एंजाइम होता है पैक्टिनेस एंजाइम, दूसरा एंजाइम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और पैक्टिनेस एंजाइम किसके अंदर से निकलते, किसके टिप से निकलते हैं? पोलन ट्यूब के टिप से निकलते हैं, उसके अग्र सिरे से निकलते हैं और इसकी जो कोशिकाओं को गलाते हुए अंदर आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और जो कोशिकाएं गलती चली जाती है उनसे ये फूड को एकत्र करते हैं, भोजन को प्राप्त करती है कौन? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब भोजन को एकत्र करती जाती है, सोखती जाती है। पोलन ट्यूब और वेजिटेटिव न्यूक्लियस डिजेनरेट, हाँ, तो इसमें नाउ इन स्टाइल जेनेटिव न्यूक्लियस डिवाइड इनटू द टू मेल गैमीट। अब इसके अंदर जब ये प्रोसेस चलती है, जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब अंदर की तरफ पहुंच जा रही है, स्टाइल के अंदर की तरफ चलती चली जा रही है, तब इसमें क्या होता है कि जेनेटिव न्यूक्लियस जो है, वेजिटेटिव आगे की तरफ होता है, पीछे की तरफ जेनेटिव न्यूक्लियस होता है, जनन केंद्रक होता है। जनन केंद्र में डिवीजन शुरू हो जाता है और डिवीजन के फलस्वरूप कौन सा डिवीजन होगा? इसमें कौन सा होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होता है और दो मेल गैमीट बनते हैं। ये दो मेल गैमीट और आगे की तरफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस, दो मेल न्यूक्लियस हो गए और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये तीनों इसके साथ साथ पोलन ट्यूब के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जब ये, जैसे कि दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि जब ये देखिए इसमें दिखाया गया है, अब इसमें दिखाया गया है कि जो पोलन ट्यूब है वो अंदर की तरफ जा रही है, कहाँ तक पहुँच गई है? एम्ब्रियो सैक तक पहुँच गई। एम्ब्रियो सैक तक पहुँचती है। जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक तक पहुँचती है, एम्ब्रियो सैक के कहाँ? माइक्रोपाइल तक। जहाँ एम्ब्रियो सैक अगर माइक्रोपाइल से एंटी कर रही तो माइक्रोपाइल तक, चैलेजा से एंटी कर रही तो चैलेजा तक, और इंट्रूमेंट से एंटी कर रही तो इंट्रूमेंट तक। जहाँ से भी ये एंटी करेगी वहाँ तक जब तो ये पहुँचेगी, एम्ब्रियो सैक तक जब तक पहुँचेगी, तब तक जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, कौन सा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस है जो है वो डिजेनरेट हो जाता है, पूर्ण रूप से डिजेनरेट हो जाता है, पूर्ण रूप से डिजेनरेट हो जाता है और किस में एंट्री कर लेता है? एंट्री। और उसके बाद जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, माइक्रोपाइल के द्वारा एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाती है और इसकी जो टिप है वो गल जाती है। गलने से आगे का सिरा खुल जाता है और जो दोनों मेल गैमीट हैं, मेल न्यूक्लियस हैं, वो एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच जाते हैं। ये जो डायग्राम है ये बीजांड का है, बीजांड।
बीजांड जो है, बीजांड के अंदर, बीजांड में जो माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल में एंट्री करती है और एंट्री करके ये एम्ब्रियो सैक में दोनों मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो क्रिया है गुरु बीजाणु, ये कौन सी क्रिया है? ये पूरी पोस्ट पॉलिनेशन वाली क्रिया है। ठीक है। इसके बाद आता है स्त्री जननांग जायांग पिस्टल, फीमेल गैमीट, फीमेल गाइनोसियम। गाइनोसियम के बारे में अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे गाइनोसियम के बारे में। ये रहा गाइनोसियम, पिस्टल, स्त्री जननांग और या जायांग। तो इसमें 3 भाग बताए थे, एक तो स्टिग्मा बताया था, दूसरा स्टाइल बताया था और तीसरा ओवरी बताया था। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है स्टाइल, स्टाइल जो होता है, स्टिग्मा जो होता है वो कैसा होता है? सबसे ऊपर वाला भाग होता है पिस्टल का। जायांग का सबसे ऊपर वाला भाग होता है। जायांग की जो नली जैसी संरचना होती है उसे स्टाइल कहते हैं, और जो जायांग का फूला हुआ भाग नीचे की तरफ होता है इसको ओवरी कहते हैं। ठीक है। तो ये 3 भाग होते हैं इसमें। ये ओवरी जो आधार पर फूला हुआ भाग होता है, ये गोल सी संरचना होती है, और यह बीजांड, इसको बीजांड ओव्यूल कहते हैं। अरे ओव्यूल ओवरी कहते हैं, इसे ओवरी कहते हैं। अंडाशय से लगी हुई पतली व्रंत युक्त वर्तिकाग्र लगी होती, पतली व्रंत के समान वर्तिकाग्र होती है, वर्तिका होती है, जिसे स्टाइल के इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। इसका अगला सिरा चिपचिपा होता है जिसे स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। और अंदर की साइड जो ओव्यूल है, ओव्यूल एम्ब्रियोसेक, भ्रूण कोश, जिसे एम्ब्रियोसेक के हिंदी में कहते हैं भ्रूण कोश। ये एम्ब्रियोसेक जो होता है भ्रूण कोश, ये क्या होता है? मादा गैमिटोफाइट, मादा गैमिटोफाइट होता है, सॉरी फीमेल गैमिटोफाइट होता है। मादा युग्मकोद्भिद होता है एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक जो है यही है जिसके अंदर सिनर्जिड्स होते हैं, पोलर बॉडी होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं, एग सेल्स होती हैं। ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियोसेक होता है, और एम्ब्रियोसेक को क्या कहते हैं? मादा गैमिटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमिटोफाइट कहते हैं। और मेल गैमिटोफाइट कौन सा था? मेल गैमिटोफाइट तो वही था जो पोलिन गेन से बना था, और एम्ब्रियोसेक मादा गैमिटोफाइट हो गया, मादा युग्मकोद्भिद हो गया, फीमेल गैमिटोफाइट हो गया। ठीक है। अब ये ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल जो है इसके बारे में देखो अब क्या है ये ओव्यूल। पूर्ण विकसित बीजांड या गुरु बीजाणु धानी एक अनुदैर्ध्य में बीजांड व्रंत द्वारा प्लेसेंटा तथा बीजांडासन से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो बीजांडासन ये किससे जुड़ा हुआ है? बीजांडासन से। बीजांडासन, बीजांड व्रंत फिनिकल, बीजांड व्रंत फिनिकल से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। प्लेसेंटा द्वारा प्लेसेंटा या बीजांडासन से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। बीजांडासन कौन सा होता है? थैलेमस, थैलेमस से फ्यूनिकल जुड़ा हुआ होता है। और जिस स्थान पर ये जुड़ता है, कौन सा? ओव्यूल, फ्यूनिकल जो ओव्यूल से जहाँ पर जुड़ता है उस स्थान को हाइलम कहते हैं, नाभिका, हाइलम या नाभिका कहते हैं। फ्यूनिकल जो है जिस स्थान पर ये वाला जो स्थान है, इसको क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं, हाइलम कहते हैं। फ्यूनिकल तो ये लंबी सी जो डंडी सी दिखाई दे रही नीचे की तरफ, ये हो गई फ्यूनिकल हो गई, ये फ्यूनिकल हो गई, ये हाइलम हो गया। ठीक है। इसके बाद जो हाइलम होता है,
बीजांड का मुख्य शरीर बीजांडकाय या न्यूक्लियस कहलाता है। बीजांडकाय न्यूक्लियस दिखाई दे रहा, कहाँ ये रहा, ये जो मुख्य शरीर है ये वाला, ये कहलाता है न्यूक्लियस कहलाता है। ये मुख्य शरीर होता है, बीजांडकाय होता है, इसे कहते हैं हिंदी में बीजांडकाय होता है। इंटेगुमेंट वाली जो पोर्शन है, इंटेगुमेंट कौन से आएंगे, ये इंटेगुमेंट है, ये दो इधर की तरफ दिखाए, दो इधर की तरफ दिखाए गए हैं, ये इंटेगुमेंट हैं। इन्हें इंटेगुमेंट को अध्यावरण हिंदी में कहते हैं अध्यावरण होते हैं। इंटेगुमेंट्स क्या बनाते हैं, एक छिद्र बनाते हैं, ये छिद्र, एक छिद्र बनाते हैं, इस छिद्र को माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल कहलाता है। अध्यावरण के आधार पर ओव्यूल 3 प्रकार का होता है। सही है, अध्यावरण के आधार पर ओव्यूल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक अध्यावरणी जिसमें एक ही अध्यावरण होता है, द्विअध्यावरणी जिसमें 2 अध्यावरण होते हैं, जैसे कि हमने डायग्राम बना रखा है, और अध्यावरणहीन अर्थात जिसमें अध्यावरण होता ही नहीं है, इंटेगुमेंट होता ही नहीं है। ठीक है, एक अध्यावरणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिटैगमिक, और 2 अध्यावरणी को कहते हैं इंग्लिश में बाईटैगमिक, यूनिटैगमिक, बाईटैगमिक। और अध्यावरणहीन जो होता है, जिसमें अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं, उसे कहते हैं एटैगमिक। सही है, तो 3 प्रकार के हो गए। एक तो हो गया एटैगमिक, जिसमें अध्यावरण होता ही नहीं है, एटैगमिक, यूनिटैगमिक और बाईटैगमिक। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। अब जिसमें एक अध्यावरण यूनिटैगमिक का जो एग्जाम्पल है वो किसमें होता है, कंपोजिटी जो एग्जाम्पल है, जिसमें कंपोजिटी का एग्जाम्पल कौन सा है, कद्दू। कंपोजिटी में आती हैं यूनिटैगमिक, एक अध्यावरण वाले होते हैं। द्विअध्यावरण वाले जो होते हैं, बाईटैगमिक जो होते हैं, वो किस में आते हैं, बाईटैगमिक तो नॉर्मल होते हैं, सभी में आते हैं। तो 2 स्पेशल, एक तो हो गया यूनिटैगमिक वाला, यूनिटैगमिक इसमें कंपोजिटिव वाले में, कंपोजिटिव फैमिली के पौधों में आते हैं, यूनिटैगमिक होता है और ओव्यूल। और जो एटैगमिक है, जिसमें एंटैगमेंट होता ही नहीं है, ऐसे जो पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं, लॉरेंथस तथा लॉरेंथस होते हैं। लॉरेंथस जो पौधा होता है उसके अंदर इंटैगमेंट नहीं होता है, तो एटैगमिक प्लांट होता है, एटैगमिक ओव्यूल पाया जाता है।